देखिए, फिर बात करते हैं ऑन एग्जामिनेशन। जैसे कि एक तो कर जैसे शोल्डर जॉइंट के एग्जामिनेशन के लिए एक हम वहीं पर एक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें पहला टेस्ट आता है डुगास टेस्ट। सेकंड टेस्ट आता है कोलीज वी टेस्ट। डुगास टेस्ट में क्या होता है कि इनएबिलिटी टू टच द अपोजिट हैंड। अगर जिस हाथ के शोल्डर जॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है, उस हाथ से पेशेंट को उसी पेशेंट के दूसरे हाथ को टच करने के लिए बोलेंगे। तो अगर वो टच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब जुगाड़ टेस्ट पॉजिटिव है और इस पेशेंट का शोल्डर जॉइंट क्या हुआ है, डिसलोकेट हुआ है। दूसरा टेस्ट आता है कोल्सबे टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, वर्टिकल सरकमफेरेंस का नॉर्मल साइज से अधिक हो जाना। जो शोल्डर जॉइंट की जो वर्टिकल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा, डिसलोकेशन होगा, तो उसकी जो वर्टिकल सरकमफेरेंस है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, तो नॉर्मल साइज से वो हमें अधिक मिलेगी। ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर करवाते हैं हैमिल्टन रूलर टेस्ट है। और तीसरा करवाते हैं ब्रेन टेस्ट। इसके अंदर एक्सिला के एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड जो है वो हमें एक ही लेवल पे ना मिल करके अलग अलग लेवल पे मिलेंगे। ठीक है। और एक्सरे करा करके तो फिर पता चल ही जाएगा। क्लिनिकल फीचर में क्या रहता है, अगर शोल्डर जोन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक्सट्रीम पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा और मूवमेंट नहीं करा पाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके का हमें वहाँ देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में हम वही कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, इमोबिलाइजेशन कराएंगे, वही RIR वाला प्रोसीजर रहेगा। ग्रेविटेशनल ट्रैक्शन कराएंगे उसको, जैसे ऊपर उठ गया तो नीचे उठाओ, नीचे उठ गया तो ऊपर लाओ। और जैसे हमने अक्ष का अस्थि भग्न में देखा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और ऑपरेशन करवाएंगे जिसमें बैंकार्ड रिपेयर। तो ये एक चीज़ आपको नाम याद नहीं रखना है, केवल आपको तो हर चीज़ में RIR मेंशन करके आना है। वही कॉम्प्लिकेशन हुआ तो नर्व की इंजरी हो सकती है, मसल की इंजरी हो सकती है, बोन की इंजरी हो सकती है, ठीक है, रप्चर हो सकती है ब्रेकियल आर्टरी, और बार बार हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर आपको रिकरेंट डिस्लोकेशन देखने को मिले। फिर सेकंड डिस्लोकेशन आता है एल्बो जॉइंट का। एल्बो जॉइंट वो हम क्या कहते हैं, कोरपर संधि कहते हैं। तो इसमें ह्यूमरस का लोअर एंड व अल्ना का ओलिकुलर प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन है, उससे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोरपर संधि जो डिस्लोकेट हुई है उसको कैसे नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं, अंगूठे से दबाना है, अंकुशन करवाना है, ठंडे जल से परिषद करवाना है और बंधन बांध देना है। तो फोर आर्म मोस्ट कॉमनली पोस्टीरोलैटरली डिस्प्लेस होती है। तो अल्ना और ह्यूमरस का जो लोअर एंड है उनका डिस्प्लेसमेंट हमें हमेशा पोस्टीरियोलैटरली देखने को मिलेगा। यदि अल्ना का ओलिगोरोनल प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है तो फॉरवर्ड डिस्प्लेस होता है। अगर डिस्लोकेशन के साथ साथ अल्ना फ्रैक्चर भी हुई तो जो डिस्लोकेशन है वो किस तरीके का मिलेगा, हमें आगे की तरफ डिस्प्लेस मिलेगी वो। ये भी दो टाइप का होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जिसमें अल्ना का ओलिगोरोनल प्रोसेस ह्यूमरस से आगे होता है। जैसे कि ये अल्ना बोन है, ठीक है, ये इसका ओलिगोरोनल प्रोसेस है और यहाँ पे ये ह्यूमरस का जो ओलिगोरोनल फोसा है उसके अंदर जाके जुड़ता है। तो अगर ये ओलिगोरोनल प्रोसेस इसको ओवरलैप करके आगे पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं एंटीरियर डिस्लोकेशन। पोस्टीरियर में क्या होता है कि पीछे की तरफ बैकवर्ड खिसक जाए, ओलिगोरोनल प्रोसेस है वो ओलिगोरोनल फोसा से हट करके एकदम पीछे की तरफ खिसक जाए तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, वही कि रिडक्शन करवाओ, RIR रहेगा। ठीक है, 3 दिन तक हमें स्लिंग बांध के रखना है। फोर आर्म को 90 डिग्री तक फ्लेक्स रखना है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे इसको फ्लेक्स रखना है फोर आर्म को। और क्या करना है, ट्रैक्शन अप्लाई करना है 90 डिग्री तक फ्लेक्शन करके फोर आर्म का। और क्या करेंगे, हम वहाँ पर ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, डिसलोकेशन हो सकता है कार्पस का, ठीक, एल्बो को फिक्स करके ट्रैक्शन अप्लाई करना, फॉलो छोड़िए इसको, और अल्नर और रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर वही सेम रहेंगे जो नॉर्मल, बार बार आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्लिनिकल फीचर सेम रहता है, डायग्नोसिस सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। जो अलग टेस्ट मैंने आपको बताया बस वही आपको याद रखने हैं और कुछ भी अलग याद नहीं रखना है। हर एक जॉइंट को कवर करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बाकी सबके लिए क्लिनिकल फीचर सेम रहते हैं। सब में स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, डिफॉर्मिटी होगी, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होगा, सबके अंदर वही सेम चीज़ें रहती हैं। तो कारण क्या होता है एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन क्यों होता है कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में लिगामेंट की टियरिंग के कारण तथा आउट स्ट्रेच हैंड पर अगर पेशेंट गिरता है तो एल्बो जॉइंट का क्या हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है। क्लियर बात। फिर उसके बाद आता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का डिसलोकेशन कैसे होगा, एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड दोनों मिलकर के एक हिप जॉइंट बनाते हैं जो कि एक स्टेबल जॉइंट है, सबसे जो है
मजबूत बोन का जॉइंट है अपनी बॉडी के अंदर, और अगर ये डिसलोकेट हो जाता है या इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा लेट जुड़ने वाला जॉइंट है वो भी यही है। तो वक्षण संधि का अगर ये होता है, वक्षण संधि में कौन सा जॉइंट बनेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसका डिसलोकेशन मिलता नहीं है, क्योंकि हिप बोन का एसिटाबुलम जिसमें हेड ऑफ फीमर जुड़ा हुआ होता है वो जॉइंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसका डिसलोकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ह्यूमरस ग्लीनड कैविटी से जॉइंट बनाती है उससे ज़्यादा मजबूत होती है ये वाली कैविटी, इसलिए ये प्रोटेक्शन इसका अच्छा मिलता है फीमर के हेड को, और पूरे जॉइंट को प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है, इसलिए बहुत रेयरली डिसलोकेट हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर आर्टिकुलर लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल, सराउंडिंग मसल, ये सारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जॉइंट का डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता ही नहीं है। अगर होगा भी तो 3 टाइप का हो सकता है, पोस्टीरियर, एंटीरियर और सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, अगर हिप बोन का डिसलोकेशन हुआ है तो जब हिप फ्लेक्स्ड हो तथा अडक्ट हो तब मेनली ये डिसलोकेशन होता है, क्योंकि इस पोजीशन में क्या रहता है, हेड ऑफ फीमर कैप्सूल सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, तो उस कंडीशन में ये डिसलोकेट हो सकता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन अगर होता भी है तो सबसे कॉमन जो होता है वो पोस्टीरियर होता है। टाइप जो रहेंगे ये बिल्कुल भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए बस केवल रीड करके आपको छोड़ना है। ठीक है, डिसलोकेशन केवल और केवल शोल्डर जॉइंट का पूछा जाता है, ये हिप जॉइंट और ये सब किसी का डिसलोकेशन एग्जाम में नहीं आते हैं। टाइप 2 रहेगी कंजेनाइटल, जो बाई बर्थ प्रेजेंट हो, और दूसरा होता है एक्वायर्ड, जो कि पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, पैरालिसिस, किसी मसल के पैरालिसिस की वजह से या ट्रॉमा के कारण हो सकता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में होता क्या है कि फीमर का जो हेड है वो एसिटाबुलम कैविटी से डिसलोकेट होकर के पीछे यानी कि बैकवर्ड मूव हो जाता है। यदि हिप फ्लेक्स्ड ना हो और हिप फ्लेक्स्ड कंडीशन में हो और अडक्ट पोजीशन में हो, तो किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण फीमर का जो हेड है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर हेड और फीमर का डिसलोकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम डैशबोर्ड डिसलोकेशन भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, अब पीछे की तरफ आ गई है तो पैर छोटा दिखेगा, क्योंकि वो जो बोन है वो इस तरीके से, मान लो अगर जॉइंट बन रहा था और ये पीछे की तरफ इधर ऊपर चला गया तो हाइट जो होगी शॉर्ट हो जाएगी ना, तो लेग शॉर्ट होगी, हिपोफ्लेक्शन व इंटरनल रोटेशन के कारण जो एक पैर है वो छोटा हो जाएगा, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सीवियर पेन होगा। फ्रैक्शन में वही RIR करवाएंगे हम, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाना है, नी को फ्लेक्स रखना है, और फीमर को हम एसिटाबुलम में फिट करने के बाद प्लास्टर अप्लाई कर देते हैं, पेशेंट को इमोबिलाइज रखना है। क्लिनिकल जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें साइटिका नर्व की इंजरी हो सकती है, न्यूरोसिस हो सकती है फीमर हेड की। एंटीरियर डिसलोकेशन जो होगा फीमर का बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें लेग जो होती है जैसे उसमें इंटरनली रोटेट होती है, इसमें एक्सटर्नली रोटेट और एबडक्ट होती है, तब एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ जो है हिप जॉइंट देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर वही सेम रहेंगे, ट्रीटमेंट भी वही सेम है। सेंट्रल डिसलोकेशन में पेशेंट अगर आगे की तरफ गिरता है तो इसमें जो है ग्रेटर ट्रोक्यूंटर है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटाबुलम कैविटी और पेल्विक बोन का फ्रैक्चर भी होता है, साथ साथ इनका डिसलोकेशन भी होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, इनर जो लोअर लिम्ब है वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, बस ऊपर का फ्रैक्चर हुआ है, साथ में डिसलोकेशन हुआ है। स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, सारा का सारा वही सेम रहेगा। तो डिसलोकेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका आयुर्वेद वाला पोर्शन। उसके बाद आपसे ये जो कॉमन चीज़ें जो मैंने आपको इटियोलॉजिकली पढ़ाई थी वो पूछी जाएंगी, और शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन पूछा जाएगा। बाकी आपसे हिप जॉइंट है ये नहीं पूछा जाएगा, एल्बो जॉइंट के भी बहुत रेयर चांस होते हैं। तो मेनली आपको कौन सा जॉइंट ही पढ़ना है, शोल्डर जॉइंट ही पढ़ना है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे की जैसे जैसे होगा वो आप पढ़ते जाइएगा। थैंक यू।